दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इन दिनों अपने देश की सियासत में एक बहुत बड़ा सवाल उछला हुआ है और वो ये कि विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसमें जो नेहरू गांधी परिवार के रिप्रेजेंटेटिव राहुल गांधी हैं और उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इन लोगों से इंडिया अलायंस को गति नहीं मिल रही है, क्लिक नहीं कर रहा है, कहीं भी उसको बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही है। तो मोदी की जो सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का की जो ताकत है, उसको शिकस्त देने के लिए किसी दूसरे नेता को तलाशना चाहिए। ये अब राहुल गांधी के बस में नहीं है, उनसे ये होने वाला नहीं है कि वो मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को किसी तरह से कमजोर कर सकें या सत्ता से बेदखल कर सकें या राज्यों में भी कहीं हरा सकें। तो ऐसी स्थिति में एक नई लीडरशिप चाहिए इंडिया ब्लॉक को। ये एक तरह का डिस्कोर्स जो है, इस तरह का एक आख्यान जो है, एक विचार चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पिछले 4-5 दिनों में चला है। ऐसा लगता है जैसे कि अचानक कहीं से निकला है और पूरे देश में फैलाया जा रहा है। और देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कभी अपोजिशन का पॉजिटिव कवरेज नहीं करता, लेकिन वो इस मुद्दे को बहुत ही पॉजिटिवली लेकर चल रहा है। इतना प्रचारित हो गया है कि इतना तो ममता बनर्जी बहुत सारी मेहनत करती तो भी नहीं उनके बारे में प्रचार होता कि वो कैसे इंडिया अलायंस की लीडरशिप को टेक ओवर करने के लिए सबसे समर्थ, सबसे सक्षम है और उन्हीं की अगुवाई में इंडिया अलायंस आगे बढ़ सकता है। अभी मैं देख रहा था, एक बहुत बड़े चैनल की हेडलाइन थी कि क्या ममता बनर्जी ही सुपड़ा साफ कर सकती हैं बीजेपी का। अरे भाई, बीजेपी कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है ना कि आज वो सरकार में है और कल कोई सुपड़ा उसका साफ कर देगा, भले ही वो अपनी सरकार बना ले। मैं तो कह रहा हूं कि मान लो कभी बीजेपी हार भी गई तो सुपड़ा उसका साफ नहीं होने वाला है। वो एक बड़ी ताकत बन चुकी है इस देश में और उसके पीछे हिंदुत्ववाद है, उसके पीछे आरएसएस है, उसके पीछे वीएसपी है, उसके पीछे हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर तलाशने की मनोवृत्ति है और पूरे के पूरे सिस्टम का एक सेफ्रोनाइजेशन जो हुआ है। कार्यपालिका का आप देख रहे हैं, न्यायपालिका का क्या हाल है। न्यायपालिका में भी कैसी कैसी आवाजें निकल रही हैं। मैं नाम नहीं केवल ले रहा हूं, मैं उस पर अलग बोल चुका हूं, अभी आगे भी बोलूंगा। लेकिन असल मामला यह है कि जो इस देश में सेफ्रोनाइजेशन है, हिंदुत्ववाद है और एक अज्ञान से पैदा हुई, अंधविश्वास से पैदा हुई एक जो आम लोगों की मनोवृत्ति है, जिसका फायदा उठाया है संगठनों ने, बीजेपी आरएसएस उसके बल पर आगे बढ़े हैं। इसलिए उसका सुपड़ा साफ कर देंगी ममता बनर्जी, इस तरह की जो हेडिंग आ रही है, ये कितनी वाहियात है, इस पर हम न कमेंट करें तो अच्छा है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे पास बातचीत करने के लिए ये हैं कि क्या वाकई ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को लीड कर सकती हैं? क्या वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या एक कलेक्टिव जो लीडरशिप दिखाई दे रही है अभी इंडिया अलायंस में, क्या इसके मुकाबले अगर उनको पूरी बागडोर सौंप दी जाए तो क्या वाकई इंडिया अलायंस इतनी बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है कि वो बीजेपी को शिकस्त देने का सपना भी देखना शुरू कर दे अगले इलेक्शन में या असेंबली के आने वाले इलेक्शंस में? दोस्तों, एक राजनीतिक लंबे समय तक संवाददाता मैं रहा हूं, राजनीतिक संवाददाता, और स्टेट की और सेंटर की जो पॉलिटिक्स है उसको कवर करता रहा हूं। मेरा अंदाजा यह है और ये तथ्यों पर आधारित है कि ये बिल्कुल अटकल है। ये बिल्कुल एक ऐसा नैरेटिव चलाया गया है जिसका मकसद है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो लीडरशिप है उसको एक तरह से खत्म करना, डिस्टेबलाइज करना और इंडिया अलायंस में एक नए ढंग के लोगों को लाना। और आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह के लोग हैं। ये इसमें ऐसे लोग भी हैं जो क्रोनी कैपिटलिज्म आज कहा जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ जो राजनेताओं की साठगांठ है, उसके पैरोकार इसमें हैं। जो इंडिया अलायंस के हिस्से हैं वे भी इसके पैरोकार हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एनडीए में कभी एक बार रह चुके हैं, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो पहले न केवल रहे हैं बल्कि कैबिनेट मंत्री रहे हैं केंद्र में, ऐसे लोग इसके पीछे हैं। ममता बनर्जी स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कैबिनेट में थी
इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एनडीए के साथ हिस्सेदारी वो कर चुकी हैं। तो एक कंसिस्टेंट इंडिया ब्लॉक की जो लीडरशिप एक सोचा जाता है कि भाई एक ऐसा नेता इंडिया ब्लॉक का होना चाहिए, अगर कोई एक नेता है तो जो कंसिस्टेंट हो, जो कभी इधर उधर ना रहा हो, सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी के सवाल पर वो हमेशा कंसिस्टेंट रहा हो। तो ऐसा कोई नेता होता तो बात समझ में आती। लेकिन ममता बनर्जी को जो कहा जा रहा है कि लीडरशिप इनके हाथ में हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार हो जाएगा? बंगाल की वो एक ताकतवर नेता हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हालांकि उन्हीं के कार्यकाल में और उनसे पहले बीजेपी बढ़ी भी है। अब देखिए, वहां पर उनका मुकाबला सीपीआईएम और कांग्रेस से नहीं है, यानी सेकुलर ब्लॉक से उनका मुकाबला नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला हिंदुत्ववादी ब्लॉक से है। और अभी तक वो हिंदुत्ववादी ब्लॉक को लगातार हराती आ रही हैं, भले ही कभी वो सीटें निकाल भी लेती है ज्यादा। अब पिछली बार तो उसकी सीटें लोकसभा में ज्यादा थी, इस बार थोड़ी कम हुई हैं। आप विधानसभा में देख लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अब उन्हीं के कार्यकाल में या उनके थोड़ा पहले भी से भी बीजेपी लगातार बढ़ती आ रही है बंगाल में, लेकिन अभी तक वो कुर्सी पर हैं और वो कामयाब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बंगाल के बाहर क्या वो आकर्षक एक राजनेता के तौर पे लोगों को दिखाई पड़ेंगी? क्या लोग उनको अपने नेता के तौर पे, इंडिया ब्लॉक के टॉप लीडर के तौर पे स्वीकार करेंगे? सवाल इस बात का है। भाई बंगाल में तो इंडिया ब्लॉक की वो नेता ही है सबसे बड़ी, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी उनको एक्सेप्टेबिलिटी उनकी होगी? मध्य प्रदेश में होगी, राजस्थान में होगी, बिहार में होगी, झारखंड में होगी, तमिलनाडु में होगी, आंध्र में होगी, जम्मू कश्मीर में होगी, केरल में होगी, कहां होगी? मेरा यह मानना है कि एक ऐसी रीजनल लीडर हैं ममता बनर्जी, जिनकी भले ही राष्ट्रीय एक छवि जरूर है, एक महिला होने के नाते, एक लड़ाकू आक्रामक महिला होने के नाते नेता, लेकिन उनकी राजनीतिक जो एक प्राधिकार है, अथॉरिटी है, जो उनका एक राजनीतिक उनकी जो चमक है, वो तो पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई देती। आज की तारीख में अगर सच पूछिए तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की जो पार्टी की लीडरशिप है इंडिया ब्लॉक में, along with some other regional leaders, एक कलेक्टिव ढंग से लीडरशिप चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो चाहे कांग्रेस वही कर लेती है। वो तो काफी सब लोगों को, यहां तक कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नीतीश कुमार जी हटे थे, तब भी जो आखिरी जूम मीटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस के नेताओं ने सभी नेताओं से संपर्क किया था जूम पर और डिस्कशन किया था कि कन्वीनर किसको बनाया जाए, और ममता बनर्जी उसमें रूठ गई थी, नहीं आई थी। तो हमारा ये कहना है कि आज की तारीख में भले ही कांग्रेस के लोग ही इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हों, लेकिन एक कलेक्टिव लीडरशिप बनाकर चल रहे हैं इस इंडिया अलायंस में। लेकिन एक अगर नेता बना आप देंगे इंडिया ब्लॉक की कि भाई ममता बनर्जी के हाथ में सब कुछ रहेगा, मैं समझता हूं ये डिसास्ट्रस होगा, ये विनाशकारी होगा पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन को। इसके तीन कारण हैं। दोस्तों, पहला कारण तो जैसा मैंने पहले बताया कि बंगाल के बाहर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एक नेशनल लीडर की उतनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सत्ताधारी गठबंधन को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो ऐसा ही संगठन, ऐसा ही नेतृत्व दे सकता है जो चाहे नेता के तौर पे उस गठबंधन का व्यक्ति किसी भी जाति, किसी बिरादरी, किसी वर्ग का हो, लेकिन वो सबाल्टर्न पॉलिटिक्स को, सबाल्टर्न समूहों के इंटरेस्ट में जो राजनीति करने वाले संगठन हैं, उनका सबसे ज्यादा वो पैरोकार हो और उनको इकट्ठा करने में कामयाब हो। जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में लोकप्रिय हो और वो अपनी लोकप्रियता को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि मुद्दों के स्तर पर भी ले जाने की क्षमता रखता हो। और ये क्षमता मुझे ममता बनर्जी में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। ये दूसरा कारण है। उसकी वजह है कि एक इंडिया ब्लॉक की ऐसी नेता हैं, एकमात्र वो ऐसी बड़ी नेता हैं जिन्होंने जातिवार जनगणना का खुलेआम विरोध किया, असहमति जाहिर की। आप रिजर्वेशन के फ्रंट पर देख लिए, रिजर्वेशन के फ्रंट पर भी वही स्थिति है। आप उनके कैबिनेट का चेहरा देख लीजिए, उनके मंत्रिमंडल का, उनके नेताओं को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की
आबादी में वो लोग कहते हैं बंगाल के लोग कि हमारे यहाँ जात पात नहीं है। इससे ज्यादा वाहियात बात कुछ भी नहीं हो सकती है। जाति तो पूरे देश में है। जाति एक ऐसी सच्चाई भारत की है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि उत्पीड़ित समाजों की मुक्ति का रास्ता किसी ऐसी ही जाति के नेता की तरफ से निकलता हो जो स्वयं उत्पीड़ित बिरादरी में पैदा हुआ हो। कोई जरूरी नहीं है। वो अपर कास्ट का भी लीडर हो सकता है जिसके पास मुक्ति का कमिटमेंट हो, लोगों को लिबरेट कराने का, लोगों को शोषण से, उत्पीड़न से, अन्याय से मुक्त कराने का। इस देश में अनेक नेता हुए हैं जो अपर कास्ट के, जिन्होंने उत्पीड़ित समाजों के लिए बहुत जबरदस्त काम किए। आप देख लीजिए, देवराज अरस, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ईएमएस नंबूदरीपाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह और भी बहुत सारे नेताओं का मैं नाम गिरा सकता हूं। अनेक नेता हुए हैं, सी अच्युत मेनन। लेकिन उत्पीड़ित समाजों के भी अनेक नेता हुए हैं जिन्होंने अपने समाजों के लिए काम किया और पूरे देश के लिए काम किया। दक्षिण भारत के तमाम नेताओं का नाम मैं गिना सकता हूं, अन्ना दुरई साहब, करुणानिधि साहब, अनेक लोग ऐसे हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में ममता बनर्जी सबाल्टर्न समूहों के बीच में बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी में वो निश्चित रूप से बंगाल में लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। बाहर भी शायद उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी ने आज के दौर में जो एक्सेप्टेबिलिटी इन समाजों में हासिल की है, अपर कास्ट में पैदा होने वाले एक नेता के बावजूद, वो कांग्रेस में अभी तक किसी भी नेता की नहीं थी। सच्चाई है। लेकिन स्ट्रेटजी उनके पास नहीं है। उनके पास माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है स्ट्रेटजी को अमली जामा पहनाने का, जहां वो फेल कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के पास तो वो एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। और तीसरी बात कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो कभी इधर रहती हैं, कभी उधर रहती हैं। कारपोरेट जो जो कनेक्शन है पॉलिटिशियंस के, और जो कारपोरेट का प्रभाव पॉलिटिक्स पर पड़ा है, अर्थनीति पर पड़ा है भारत की, क्रोनी कैपिटलिज्म के रूप में, उसको लेकर भी उनका नजरिया बहुत साफ नहीं है। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ममता बनर्जी पर स्वयं चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी अनेक ऐसे आरोप लगे हैं। और हाल के दिनों में उनकी पार्टी ने साफ कहा कि अडानी के खिलाफ अगर अभियान चलेगा तो ये मुद्दा केवल नहीं रहेगा, इस पर हम साथ नहीं देंगे। हम ये नहीं कहते कि किसी एक उद्योगपति पर मुद्दा उठा करके ही आप केवल लड़ाई लड़ें, बिल्कुल नहीं। अनेक मुद्दे होने चाहिए, ये बात सहमत हूं मैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप कुछ मुद्दों पर बिल्कुल पीछे हट जाने को हट जाती हैं? जातिवार जनगणना पर पीछे क्यों हट जाती हैं आप? क्या जस्टिफिकेशन है? उसी तरह से अडानी के इशू पर आपको डिस्कस करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं से या दूसरे नेताओं से, वो ही नहीं करती हैं। एक मुद्दा वो उठा देती हैं कि भाई ये आप करोगे तो ठीक, नहीं तो हम अलग हो गए। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की लीडर बन जाए, सबसे बड़ी नेता बन जाए, उसकी कन्वीनर, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो सुपड़ा साफ कर देंगी बीजेपी की। ये जो जुमला है ये बिल्कुल फालतू है, इसमें कोई दम नहीं है। और सच पूछिए तो बंगाल की वो एक ताकतवर नेता है और उनको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जितने और नेता इस समय है, राष्ट्रीय नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनसे वो बहुत बेहतर हैं। मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस में अभी हाल के दौर में राहुल गांधी को जितना समर्थन मिला है, उसको उन्हें एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे आना चाहिए और कलेक्टिव लीडरशिप मजबूत करनी चाहिए अलायंस की, क्योंकि इसमें रीजनल जो लीडर्स हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और इसी के कारण इंडिया अलायंस बीजेपी को कभी न कभी कड़ा मुकाबला देता नजर आता है। झारखंड में दिया, कश्मीर में दिया, हरियाणा में भले हार गए, लेकिन वो तो कांग्रेस अकेली थी वहां, और कोई किसी और क्षेत्रीय दल को मौका नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए, लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी खूब जमी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अन्य बहुत सारे, हेमंत सोरेन, ये तीन जो नेता दिखाई दे रहे हैं हिंदी हार्टलैंड में, आप इनकी लीडरशिप को कैसे इग्नोर करते हैं और कैसे नजरअंदाज करते हैं? अगर ये लड़ने को तैयार हो तो इनमें से कोई भी राष्ट्रीय नेता बन सकता है। लेकिन वाई ममता बनर्जी ओनली? मैंने कहा कि दलित, आदिवासी, ओबीसी इस देश का ऐसा वर्ग है जो 70% से ऊपर है।
और अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को ले लीजिए तो 85% हो जाता है, 80%, 85%। तो ऐसे में इतने बड़े वर्ग को, जो जिस नेता की पॉपुलैरिटी इतने बड़े वर्गों में ज्यादा ना हो, एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा ना हो, आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं के आने से इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा? तो ये पूरा का पूरा जो आख्यान है, मैं समझता हूं बहुत ही फालतू है, और ये वन साइडेड है, और कहीं न कहीं ये किसी योजना के तहत एक क्वाइन किया गया है, ताकि दिशा भ्रम पैदा किया जा सके, इस दिशा को दिग्भ्रमित किया जा सके। सच पूछिए तो राजनीति का जो एजेंडा इंडिया अलायंस का है, उसको कैसे दिग्भ्रमित किया जाए, यही इसका मकसद दिखाई देता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।